हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट पर। और जैसा कि कुछ दिनों से अभी हम क्लास नहीं ले पा रहे थे और बहुत बच्चों ने हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बताया, सर क्लास आप नहीं ले पा रहे। तो कुछ कारण की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, हम किसी काम में फंसे हुए थे। और कोशिश यही होगी कि अब हम आपको डेली बेस पे क्लास दें। और जहाँ से हमारा क्लास ख़त्म हुआ है, अर्थात जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ चुके हैं सेक्शन को, उसके आगे से क्लास को आज से फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप मेरे साथ पढ़ते हुए जो भी मैं आपको यहाँ से कंटेंट आपको बता रहा हूँ, जो भी फैक्ट बता रहा हूँ, उसे आप ज़रूर लिखें। क्योंकि देखिए, मैंने आपको आरओ वाले पेपर में समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में भी मेरे एक एक वीडियोस वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिला होगा। जैसा कि आप पेपर अगर मेरे साथ पढ़े होंगे तब आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने अनुसूचियाँ आपको एक वीडियो में बना के दिया था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। फिर मैंने आपको 22 भाग के बारे में चर्चा किया एक ही वीडियो में, वहाँ से क्वेश्चन सीधा से सीधा सुमेलित करने के लिए आया था। तो इस टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में आपको बांट के समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं ये हमारा पॉलिटी का क्लास होगा। जिस पॉलिटी को हम लोग अभी तक पीछे कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ समय से ब्रेक था, उसी क्लास को आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो पीछे क्लास रखा है, एपिसोड 15 तक हमारा क्लास हो चुका है। ये अगला एपिसोड अर्थात 16 होगा, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। और उस मौलिक अधिकार में हमने आपको एक तो राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम, अर्थात कहा जाए तो समता समानता का अधिकार बताया था। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा तीसरा पार्ट होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज केवल केवल 2 आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए, आर्टिकल 23 और 24 में ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समता या समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। वहां पे प्रावधान नहीं देता है, सीधा सा अनुच्छेद दे देता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। लेकिन जब आप इस चीज को पढ़े रहेंगे कि समता या समानता की बात अनुच्छेद 14 से 18 तक की गई है, तब जाकर उस सवाल को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा, कहीं ना कहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात देखा जाए तो अनुच्छेद 23 से 24, अर्थात 2 अनुच्छेदों की हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। मतलब अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में किसका किसका वर्णन किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, उसी को आज आपको हमारे साथ समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, पहले अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है इसको समझिए। अनुच्छेद 23 की चर्चा करने से पहले हम आपको यह बता दें कि अगर आप इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखें तो आप प्लीज इसके पहले के वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको अनुच्छेद 22 तक पढ़ाया है। मतलब एपिसोड 15 तक आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 23 क्या कहता है इसको समझिए। मानव दुर्व्यापार, ध्यान रखिएगा, मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात्श्रम का निषेध। पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि दुर्व्यापार का तात्पर्य क्या होता है। मतलब दुर्व्यापार, जैसे हमारे संविधान में यह मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, मतलब मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि उसका दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं हमारे देश में पहले के सिस्टम में बहुत कमियां रही थी, जिसमें बच्चों को बेच देना, उनसे क्या करना, बच्चों को बेचना, महिलाओं को बेच देना, लड़कियों को बेचना, मतलब उनके दुर्व्यापार। अर्थात इससे क्या किया जाएगा, प्रतिबंध रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के दुर्व्यापार के साथ साथ मनुष्य के अंगों का भी आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट ने जब दुर्व्यापार को डिफाइन किया है तो वहां साफ साफ बताया है उसने कि दुर्व्यापार के अंतर्गत मानव के वे सभी अंग भी सम्मिलित होते हैं जिससे उसका संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है। इसका तात्पर्य यह बनता है कि आप किसी व्यक्ति का किडनी नहीं बेच सकते, मतलब किसी का किडनी निकाल कर किसी को आप बेच दो, ये दुर्व्यापार में आएगा। किसी का आंख ले निकाल कर आंख आप बेच दो, ये दुर्व्यापार में आएगा। मतलब कहने का मतलब मनुष्य के अंगों के भी दुर्व्यापार पर क्या किया गया, प्रतिबंध। तो दुर्व्यापार का तात्पर्य यह हुआ
कि मनुष्य, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर क्यों ना हो, आप उसका दुर्व्यापार नहीं कर सकते, अर्थात उसको किसी दूसरे को जबरदस्ती आप बेचने का बात नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर प्रतिबंधित है। दुर्व्यापार समझ में आ गया। बेगारी का मतलब होता है जैसे जबरदस्ती कार्य कराना। आप मान लो मजदूर लेने गए कहीं भी, मान लो आपके यहां मजदूर आया, आपने उस मजदूरी से क्या किया, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसके, आपने कहा कि मेरे खेत में काम करना है, वो आपके खेत में काम करने के लिए आया, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी उचित मजदूरी उसको आप नहीं दे रहे हैं। आपने उसे काम कराने के लिए लाया, आपने अपना रेट डिसाइड किया कि हम आपको 250 रुपए देंगे, लेकिन जब वो व्यक्ति काम कर लिया तो आप उससे क्या कर रहे हैं, उसको 200 रुपए या 175 रुपए दे रहे हैं, तो वो उसका आप बेगारी करा रहे हैं, अर्थात उसके साथ आप शोषण कर रहे हैं। तात्पर्य यह बनता है। तो ऐसे कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, यह आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति से आप बेगारी नहीं करा सकते, मतलब जो उचित मजदूरी है उसको मजदूरी नहीं देकर उससे बेगारी अगर आप कराते हैं तो यह भी क्या है, उसके अंतर्गत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अब देखिए बलात् श्रम, बलात् मतलब क्या होता है, बलपूर्वक, श्रम मतलब काम। किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। मतलब बलपूर्वक का मतलब जबरदस्ती, आपसे कोई भी जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता, आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है। जैसे भाई लोग आप मान लो आपके पापा इंटर पास किए और आपके पापा चाहते आप इंजीनियर बनो, लेकिन तुम्हारा इंजीनियर बनने में मूड नहीं है, आपका इंजीनियर बनने का मूड नहीं है, और आप चाहते हो कि हम क्या करें, हम कोई अलग फोर्स ज्वाइन कर लें या अलग डिपार्टमेंट में जाएं जहां आपकी रुचि है, तो ऐसे भी ये प्रतिबंधित है। ये अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रतिबंधित है। आप चाहिए जो चाहते हैं वो आप करा सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। बलात्श्रम आपके साथ नहीं किया जाएगा, बलपूर्वक काम कराना। एक्चुअल में आप किसी से बलपूर्वक काम नहीं करा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, इसका निषेध किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। समझ में आ गया। देखिए आर्टिकल 23 में दो पार्ट हैं, अनुच्छेद 23(1) और अनुच्छेद 23(2), दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैंने वही चीज आपको बताया कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है, राज्य मतलब देश को समझो आप, एक्चुअल में भारत को राज्यों का संघ बताया गया, यूनियन ऑफ स्टेट, तो मतलब राज्य का तात्पर्य क्या बनता है, संघ से। यहां पे राज्यों को भी एक निर्देश दिया गया है कि राज्य मानव के दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात्श्रम नहीं होने देगा। इनके साथ ये तीनों पॉइंट नहीं होने देगा, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं होने देगा, ये कहता है आपका आर्टिकल 23। अभी इन तीनों के बारे में मैंने पीछे आपको बताया, लेकिन आपको यह ध्यान रखिएगा, नहीं होने देगा उसके आगे क्या लिखा है, यदि इसका कोई उल्लंघन करता है, अर्थात यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो वो अपराध होगा, मतलब वो अपराध माना जाएगा। लेकिन इस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे कितना अपराध दिया जाएगा, क्या अपराध दिया जाएगा, उसे कितनी दंड दी जाएगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में यह अधिकार संसद को दिया गया कि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बचाव के लिए संसद चाहे तो कोई भी विधि या कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद ने इस पर एक विधि कानून बनाया, उसी विधि कानून को हम बोलते हैं बंधुआ मजदूर अधिनियम। ये जो बंधुआ, बंधक बना के लोगों को काम कराया जाता था, उसी बंधुआ मजदूर अधिनियम को लाया गया 1976 में। ध्यान रखिएगा, ये आपके वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976। इस अधिनियम के तहत अगर आप काम करते हैं, देखिए कारण क्या है कि यहां पे तो यह बताया गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यह कानूनी रूप से अपराध है, लेकिन यहां पर एक चीज यह भी बताई गई है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो संसद ने क्या बनाया, अनुच्छेद 35 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसने एक अधिनियम बनाया 1976 में। तो इसमें कितना आपको दंड दिया जाएगा उसका उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है। समझ में आ गया। चलो, तो ये 23(1) में क्या लिखा है कि यदि आप किसी व्यक्ति से या तो मानव का दुर्व्यापार करते हैं या बेगारी कराते हैं
उचित मूल्य, आप उचित रेट मजदूरी नहीं देते हैं, या किसी से जबरदस्ती काम करवाते हैं, बलपूर्वक काम कराते हैं, तो ये कानूनी अपराध होगा। और इस अपराध में इतना अपराध आपको अर्थात कितना दंड दिया जाएगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इस अधिनियम के तहत किया गया है। और ये अधिनियम कौन बनाया? हमारी भारतीय संसद ने बनाया। और किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? तो अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके। समझ में आ गया? चलो आगे चर्चा करें अनुच्छेद 23(2) में। ये तो 1 में लिख दिया गया, ऐसा करेंगे तो ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 23(2) में क्या लिखा है? यह अनुच्छेद 23(1) का अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या है? अब इसको थोड़ा, इसके टर्मिनोलॉजी को आप समझो। लिखा है, राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है। मतलब देखिए, आप कहेंगे कि यहां तो ये बोला जा रहा है कि ऐसा कराया नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ऐसा एक्चुअल में दिया गया है संविधान में कि अगर देश में जरूरत पड़ी, राष्ट्र हित में आपकी आवश्यकता पड़ी, तो आपको राष्ट्र की सेवा भी करनी चाहिए। आप जैसा जानते हैं कि हमारा मौलिक कर्तव्य भी बनता है और है भी। मतलब समय पड़ने पर, परिस्थिति आने पर हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। तो यहां पर यह लिखा गया है, यह तो है निषेध किया गया है, लेकिन अगर राष्ट्र को जरूरत समझ में आती है, राष्ट्र को, जैसे मान लो भारत चाइना के साथ युद्ध हो गया, अब उस समय सैनिकों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल समझिएगा, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं तो ये क्वेश्चन, ये आपको आर्टिकल बहुत बेहतर समझ में आएगा। अगर भारत चाइना के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में हमारे सैनिक 22 लाख कमी होने लगी सैनिकों की, तो राष्ट्र क्या करता है, देश क्या कर सकता है, और हमारे देश की सरकार क्या कर सकती है? आपको सैन्य सेवा अनिवार्य कर सकती है। मतलब वो कह सकती है कि हर परिवार से एक मेंबर को सेना में भर्ती होना पड़ेगा। तो आप सेना में भर्ती क्यों होगे? अपने राष्ट्र की सेवा के लिए। मतलब राष्ट्र सेवा के लिए अनिवार्य रूप से प्रावधान लागू नहीं होता उस पर। ये नहीं कर सकते कि हम नहीं करेंगे, हमारे साथ जबरदस्ती हो रहा है, क्योंकि यहां पे लिखा गया है, ये इसके अपवाद में, अपवाद कहता है कि ये तो ठीक है, लेकिन राष्ट्र की सेवा करने की जरूरत पड़ेगी तो आप करोगे, और अगर वहां पर धन नहीं मिलेगा तो आप उसको बाध्य नहीं है। आपको सरकार बाध्य नहीं है धन देने के लिए। वो चाहे तो दे भी सकती है उस सेवा के बदले में, और वो चाहे तो नहीं भी दे सकती है, लेकिन आपको अनिवार्य कर दिया गया तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य ऐसे बाइलक, मान लीजिए सामाजिक सेवा है, सामाजिक सेवा की अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको सामाजिक सेवा भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए लिखे, नीचे लिखा है, जिनके लिए वह धन देने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? सरकार। मतलब अगर आपको सैन्य सेवा में आपका योगदान हो रहा है, या आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं जो सरकार या राज्य के द्वारा आपको आरोपित किया गया आपके ऊपर, तो उसके लिए सरकार क्या है, आपको तनख्वाह देने के लिए एक्चुअल में बाध्य नहीं है। ये विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस आर्टिकल को बनाया गया है। समझ में आ गया? चलिए, लेकिन इस प्रकार की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, अब ये नहीं कहोगे कि धर्म के आधार पर छुआछूत करो आप, ऐसा धर्म के आधार मतलब मुस्लिम लोग नहीं लड़ सकते, केवल हिंदू लोगों को ही क्या करना है, सेवा में सम्मिलित होना है, ये गलत है। जाति के आधार पर, मतलब अगर आप उच्च वर्ग के जाति के हो तभी आप मेहनती हो सकते हो, मजबूत हो सकते हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगी। उसके साथ साथ वर्ग के आधार पर, आप किस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के आधार पर सरकार वहां पर आपको भेदभाव नहीं करेगी, अर्थात इसके आधार पर आपको अनुमति नहीं है। मतलब ये राज्य को भी बताया गया है कि आप अगर कोई भी देश, अगर हमारे देश में एक तरीके से कोई भी राजनीतिक संकट हुआ या राष्ट्रव्यापी संकट हमारे देश में, अगर देश हित में संकट उत्पन्न हो रहा है, तो उस स्थिति में हमारे देश के लोगों से श्रम कराया जा सकता है, वो भी निःशुल्क आप कराइए, बिना धन दिए कराइए, सामाजिक सेवा भी कराइए, लेकिन बशर्ते उनको इस सेवा में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति आपको नहीं है। समझ में आ गया दोनों आर्टिकल्स? मतलब ये रोकथाम करता है, लेकिन ये इसका अपवाद है कि इस विशेष परिस्थिति में भी आपसे कार्य लिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों एवं खानों में बालकों के नियोजन का निषेध।
जैसा आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो देखो यहां पर लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कितना लिखा गया है? 14 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये आपके यूपीपी का क्वेश्चन भी है, पेपर में पूछा गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी जोखिम भरे कल और कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान करता है। मतलब 14 साल के बच्चे जो होते हैं, आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो कहता है कि 0 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। जब वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो वहां से 14 साल तक के बच्चों को आप कैसे जोखिम भरे कल कारखानों में नहीं लगा सकते जिससे उनके जान को खतरा हो। आप ऐसा खानों में लगा सकते, अगर मान लीजिए किसी भी कोयले की खदान में आपने काम लगा दिया तो वो उनका जनजीवन खत्म हो सकता है। ऐसे जोखिम भरे काम नहीं कराए जा सकते। बीड़ी, सिगरेट, शराब, मदिरा, इन सब कारखानों में अगर आप उनको लगाते हैं तो उससे क्या होगा? उनका मानसिक विकास रुक जाएगा, वो मानसिक विकास के ऊपर बाधा पड़ेगी। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि उनको ऐसा कोई भी काम में आप नहीं लगाएगा, राज्य ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे उनका मानसिक, शारीरिक और जीवन क्या हो, कहीं ना कहीं बाधित हो। इस आधार पर यह प्रतिबंधित करता है। इसी को ध्यान में रखकर अभी मैंने बताया अनुच्छेद 35 के तहत ही हमारे देश में क्या किया गया है, एक अधिनियम लाया गया। बहुत सारे अधिनियम है, उन अधिनियम में दंड का प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य ऐसा करती है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऐसा करती है तो उसके लिए कितना दंड का प्रावधान होगा। उसी को ध्यान में रखकर कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं जो आपके यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बात आपको ध्यान रखना है। जैसे बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, एक अधिनियम ये सब डेट याद रखिएगा, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सुमेलित करने के लिए वहां पे आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको एक अधिनियम दे देगा, एक तरफ सन दे देगा, आपको सुमेलित करना पड़ेगा कि कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ है। ये आपको ध्यान रखिएगा। मैं बीच बीच में अधिनियम बताता चलूंगा, उसको आप लिखते चलिएगा। कारखाना अधिनियम 1948 और खान अधिनियम 1952। अगर ये सब अधिनियम क्या है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर दंड का कितना बड़ा प्रावधान हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यहां से मैंने आपको अनुच्छेद 23 में 2 पार्ट समझा दिया। इसमें आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से बाल श्रम, दुर्व्यापार, बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसका अपवाद क्या है, यह आपको 23(2) में बता दिया। इसके बाद 24 में कारखानों एवं खानों में बालकों के नियोजन का निषेध बता दिया और उसके निषेध के लिए कौन कौन से अधिनियम हमारे देश में लाए गए। ठीक है, तो ये हमने अभी इसका एक पार्ट ये पढ़ लिया। तो अभी हम पीछे 3 पार्ट तक यहां तक पढ़ चुके हैं। मतलब हमारा जो मौलिक अधिकार का 3 पार्ट कंप्लीट होता है। और ये पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले के पीछे के पूरे वीडियो आपको देखिएगा, आपको विधिवत समझ में आता रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।